Starting with the great name of Allah, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, students. First of all, Ramazan Mubarak to all of you. Since we have completed our components of human food, there are approximately 5 classes of components of human food. We have discussed carbohydrate, lipids, proteins, मिनरल्स का थोड़ा सा ये सब टॉपिक रहता था, बाकी ओवरऑल हमने मिनरल्स डिस्कस कर लिए थे. कैल्शियम और आयरन का रोल रहता था. उसके बाद आज 5वीं क्लास कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड की हम डिस्कस करेंगे, जो कि है विटामिन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि कैल्शियम और आयरन का क्या रोल है, जो कि किस कैटेगरी में आते हैं, मिनरल्स में. ठीक है, कैल्शियम का और आयरन का, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ आवर बॉडी विच प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर बॉडी. कैल्शियम जो कि हमारे पास आ जाता है मेजर मिनरल्स में, और आयरन जो है वो हमारे पास आ जाता है ट्रेस मिनरल्स में. हालांकि आयरन ट्रेस मिनरल्स में है, बट हम किसी चीज़ का अगर रोल क्या कहते हैं कम है बॉडी में, लेकिन उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, हालांकि ये ट्रेस मिनरल्स है, 100 mg से लेस हमें रिक्वायर होता है, बट इसके रोल को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते. अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ की वजह से बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं कैल्शियम का रोल. कैल्शियम अगर हम मोस्टली देखें, अगर हम इसके सोर्सेज देखें, कैल्शियम हम लेते हैं मोस्टली कहते हैं मिल्क से. ठीक है, उसके अलावा मिल्क मैन इसका सोर्स है. मिल्क के अलावा हम एग से लेते हैं, एग योक से. चीज़ है, ठीक है, वो भी हम मिल्क से ही बनाते हैं, तो वो भी जो है वो फिर कैल्शियम का सोर्स है. बीन्स हैं, बीन्स मतलब जिस तरह रेड बीन्स हैं, वाइट बीन्स है जो आप खाते हो. नट्स हैं, ठीक है, कोकोनट हो गया, पीनट हो गया, ठीक है, ये नट्स वगैरह. और कैबेज, गोभी, ठीक है, इन सब में जो है वो कैल्शियम प्रेजेंट है. और कैल्शियम हमारी बॉडी में रोल क्या प्ले करता है? सबसे पहले तो ये हमारी बोन्स और हमारे टीथ्स, ठीक है, इनको स्ट्रॉन्ग बनाता है. ठीक है, इनकी मेंटेनेंस, इनकी डेवलपमेंट, इनको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाने का काम कैल्शियम का है. उसके अलावा अगर मेन रोल तो इनके ये दोनों हैं. उसके अलावा अगर हम देखें सेल मेम्ब्रेन्स, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स हैं हमारे डिफरेंट सेल्स की, उसको मेंटेन रखना. हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह बोन्स हैं, ब्लड है, ठीक है, ये सारे जो है वो एडिपोज टिश्यू है, ये सारे कनेक्टिव टिश्यू आप चैप्टर 4 में पढ़ चुके हो. तो इन कनेक्टिव टिश्यू की मेंटेनेंस भी जो है वो जो है कैल्शियम का काम है. उसके अलावा डिफरेंट एंजाइम्स अगर हमारी बॉडी में जो वर्क कर रहे होते हैं उनको एक्टिवेट करवाना. उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में भी इसका रोल है. ब्लड क्लॉटिंग जिस तरह के आपको कोई इंजरी हो जाती है, आपका ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो वो ब्लड ऊपर आपका जो वो छिलका बन जाता है, तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग. तो वो ब्लड क्लॉटिंग कराना भी कैल्शियम का ही काम है. अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर जो है वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग भी जो है वो स्लो होगी. ठीक है, अब डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं. ब्लड क्लॉटिंग स्लो होगी. उसके अलावा टेटनी, इधर एक टर्म यूज़ हुई है टेटनी. टेटनी क्या होता है कि इट इज़ अ कंडीशन इन विच सॉफ्टनिंग एंड वीकनेस ऑफ बोन्स अकर. ठीक है, हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, बिल्कुल जो है वो वीकनेस हो जाती है. ठीक है, बोन्स में, तो ये कंडीशन होती है टेटनी की. और उसके अलावा स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस. हमारा नर्वस सिस्टम भी जो है वो इसके आपको पता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है, तो वो भी नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारा रिलेटेड होता है. नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन का सारा सिस्टम आ जाता है, और एंडोक्राइन सिस्टम होता है हमारे जिसमें डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं. ठीक है, तो हार्मोन्स या डिफरेंट सिक्रीशंस. ठीक है, तो कैल्शियम वो भी सिक्रीशंस में या उसमें आ जाता है. तो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो नर्व इम्पल्स होता है ना, जो आपका मैसेज होता है आपके ब्रेन की तरफ जाता है या ब्रेन से आता है, तो वो नर्व इम्पल्सेस बहुत जल्दी सिक्रीट होना मतलब आना शुरू हो जाएंगी. ठीक है, बॉडी की तरफ, और उसकी वजह से जो है वो टेटनी भी हो सकती है, जो कि मैंने आपको बताया जो बोन्स की वीकनेस है. ठीक है, हमारी ब्लड क्लॉटिंग भी स्लो हो जाएगी. हमारे वूंड जो हमारे ज़ख़म है, जो हमें ज़ख़म हुआ, वो भी स्लोली, ऑब्वियसली जब ब्लड क्लॉटिंग स्लो होगी तो हमारी वूंड हीलिंग भी स्लो हो जाएगी. ज़ख़म को कहते हैं. ठीक है, अच्छा, ये हो गया कैल्शियम. उसके बाद इसमें आप 2 हेडिंग्स बनाओ, 2 या 3 हेडिंग्स बना सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रोल इसका आप कह सकते हो सोर्स और डेफिशिएंसी. 3 इसमें हेडिंग्स मस्ट होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल रोल, सोर्सेज एंड डेफिशिएंसी. सेकेंड वन हमारा जो था वो है आयरन.
आयरन जो हमारे आपको पता है हमारा जो ब्लड है, हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को हीमोग्लोबिन दो वर्ड से निकला, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब है आयरन, तो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट है मेन आयरन। तो अगर हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में मतलब अगर हम आयरन की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑब्वियसली आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट का काम जो कि हीमोग्लोबिन परफॉर्म कर रहा होता है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का काम रुक जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम रुक जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हमारे मसल्स भी वीक हो सकते हैं। मसल्स किस तरह वीक हो सकते हैं? हमारे मसल्स में एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है मायोग्लोबिन। ठीक है, तो मायोग्लोबिन के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट होता है आयरन। तो आयरन नहीं होगा तो मायोग्लोबिन नहीं होगा, तो इसके मसल्स भी इस तरह हमारे वीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उस एनर्जी प्रोडक्शन में भी आयरन का ही रोल होता है। ठीक है, और सेलुलर रिस्पायरेशन जो आप प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था, सेलुलर रिस्पायरेशन की 3 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो आपके तीनों स्टेप्स हैं इनमें बहुत सारे एंजाइम्स वर्क कर रहे होते हैं। उन एंजाइम्स की एक्टिवेशन, उनको सही तरीके से वर्क कराने के लिए भी एज अ को फैक्टर एक्ट करता है आयरन हमारी बॉडी के। उसके अलावा हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारा होता है जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत हमारी बॉडी की, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, आयरन हमारे पास आता है हमारा रेड मीट से। रेड मीट आम जो आप मीट खाते हो, रेड मीट, उसको रेड मीट कहते हैं। उसके अलावा एग योक से, ठीक है, फ़िश से, ठीक है, वीट से, स्पिनच, पालक से। आपने अक्सर वो मुझे याद आ जाता है जब मैं आयरन का सोर्सेज देखती हूँ ना कि स्पिनच है, तो वो पोपाई वाले कार्टून्स मुझे याद आ जाते हैं। पोपाई वाले कार्टून जैसे इसने देखे हो ना, तो उसमें वो इसने एक छोटा सा वो उठाया होता है, कैन उठाया होता है, उस कैन के अंदर होती है स्पिनच। तो जब वो खाता है ना तो उसके अंदर जो है वो पावर आ जाती है। तो स्पिनच के अंदर जो है वो आयरन बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा मस्टर्ड जो ब्रेसिका का प्लांट है, मस्टर्ड सरसों, ठीक है, उस ऑयल के अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है। और अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे एक मेन डिजीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया। एनीमिया इज़ द, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें, एनीमिया आपका डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड भी सिंपली हम इसको कहते हैं, या हम कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको एक टेबल नज़र आ रहा होगा। इस टेबल में आपको बताया हुआ है कि अगर हम अपनी डाइट में अच्छा कैल्शियम, ऐसी डाइट हम ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है, जिस तरह के मिल्क, एग्स वगैरह, बीन्स वगैरह ले रहे हैं जिसमें गुड कैल्शियम है, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ हम सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं कर रहे, नॉर्मल क्वांटिटी में सॉल्ट इंटेक कर रहे हैं, पोटेशियम का इंटेक अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम अपनी जब डाइट रखेंगे तो इससे हम, हाँ, हाइपरटेंशन जैसी जो डिजीज़ है, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, हाइपरटेंशन से, और उसके अलावा किडनी स्टोन्स बनने से, ठीक है, हम जो है वो महफूज रहेंगे अगर हम इस तरह की डाइट ले रहे हैं जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, सॉल्ट्स ज़्यादातर कम है, और पोटेशियम जो कि मिनरल की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, पोटेशियम ज़्यादा है, तो वो जो है वो से हमें हाइपरटेंशन और जो है वो किडनी स्टोन से हम महफूज रहेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ रहा है, वो विच ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड इज़ नीडेड एज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से मुराद ये है कि आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक आप कह सकते हो, आपके मसल्स की डेवलपमेंट करना, आपकी ग्रोथ करवाना मैन, तो वो किसका मतलब जितने भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े उनमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो कि ज़्यादा इस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में रोल प्ले कर रही है? तो प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी, प्रोटीन्स जो हमने पढ़े थे सारे, वो प्रोटीन्स हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहे थे, हमारे मसल्स की डेवलपमेंट, ओवरऑल हमारी ग्रोथ में जो है वो प्रोटीन्स का रोल होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने मिनरल्स को ख़त्म किया। अब हमारी 5वीं कैटेगरी जो हमारी आ जाती है कंपोनेंट्स ऑफ वुमेन फूड की, वो आ जाती है वाइटामिन्स, ठीक है। वाइटामिन्स भी जो है वो हमारी डाइट का बहुत अहम हिस्सा है। अगर हम देखें हमारी ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी की जितनी रिएक्शंस हैं या नॉर्मल ग्रोथ के लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रिक्वायर होते, बहुत लो क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, बट दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। अगर हम विटामिन्स की क्लासेस को देखें, हम इसको मोस्टली 2 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं।
वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जैसे कि इनके नाम से ज़ाहिर है, फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स वो होंगे वो विटामिन्स जो फ़ैट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स वो होंगे जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, मीन्स के फ़ैट सॉल्युबल विटामिन्स है तो वो फ़ैट में डिज़ोल्व होंगे बट वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो वाटर में ही डिज़ोल्व होंगे, फ़ैट में डिज़ोल्व नहीं होंगे। यहाँ पे वो प्रिंसिपल आ जाता है लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन में अगर हम देखें तो विटामिन ए, डी, ई एंड के आ जाते हैं। उसके अलावा वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में देखें तो विटामिन बी एंड सी, ठीक है। ये दो हमारे मेन क्लासेस हैं, ठीक है। अब जो ये सारे के सारे तो हम नीचे अब डिस्कस नहीं करेंगे, मींस कि यहाँ पे आपकी बुक वालों ने भी ये सारे के सारे डिस्कस नहीं किए हुए। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है ना वो डिस्कस हुए हैं, जिस तरह कि विटामिन ए है, विटामिन सी है और विटामिन डी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट विटामिन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी भी विटामिन हैं उनके भी रोल आ जाते हैं, लेकिन आपकी सिलेबस में यही है तो हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए जो है हमारे पास सबसे पहला, ये एमसीक्यूज में भी याद होता है, सबसे पहला फैट सॉल्युबल विटामिन है जो 1913 में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब विटामिन ए का अगर हम रोल देखें तो हमारे अगर हम अपनी आई के स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे आई के स्ट्रक्चर में रेटिना एक पार्ट होता है। अब ये जो विटामिन ए है वो जाके एक प्रोटीन हमारी आइज़ की रेटिना के अंदर प्रेजेंट होती है, ऑप्सिन, उसके साथ जाके कंबाइन करता है और बना देता है रोडोप्सिन, ठीक है। रोडोप्सिन इन द रॉड सेल्स ऑफ रेटिना ऑफ द आई, ठीक है। हमारी रेटिना के अंदर रॉड सेल्स होते हैं, उन रॉड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन होती है ऑप्सिन। विटामिन ए जाके उस ऑप्सिन प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है और एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। और उसका फंक्शन क्या होता है कि हम ईजीली जो है वो क्लियर, हर चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं, हालांकि लाइट डिम भी हो तब भी हम हर चीज़ को क्लियर देख लेते हैं। तो अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो रोडोप्सिन भी जो है वो क्या कहते हैं कम हो जाएगा, वो भी रोडोप्सिन भी नहीं बनेगा तो हम डिम लाइट में क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। और विटामिन ए का रोल अगर हम देखें तो सेल डिफ्रेंसिएशन में इसका रोल है। और सेल डिफ्रेंसिएशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है उसमें हर सेल को अपना अपना फंक्शन मिल जाता है कि इस सेल ने ये परफॉर्म करना है, इस सेल ने ये परफॉर्म करना है, मतलब हर सेल को अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं सेल डिफ्रेंसिएशन। अगर हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करें, a process through which embryonic cells transform into mature cells with specific functions, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सेल्स हर एक का वो मैच्योर हो जाते हैं और हर एक का स्पेसिफिक फंक्शन उनको एलोकेट हो जाता है। और विटामिन ए हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। कैल्शियम का भी हमने पढ़ा, वो भी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बट विटामिन ए का भी थोड़ा बहुत रोल उसमें आ जाता है। बोन को स्ट्रॉन्ग बनाने में, हमारा इम्यून जो है फंक्शन उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम कुकिंग कर रहे हैं उसमें बहुत सारे अगर हम विटामिन प्रेजेंट है तो उस कुकिंग से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होंगे ना वो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन, आपने वैसे भी देखा होगा फैट्स ऊपर तैरना शुरू हो जाए, तो फैट सॉल्युबल एज सच कुकिंग से जो है वो उस तरह डिस्ट्रॉय होंगे लेकिन लेट डिस्ट्रॉय होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका विटामिन ए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद विटामिन ए कह रही हूँ, वाटर सॉल्युबल विटामिन डिस्ट्रॉय होंगे, उसके बाद जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन डिस्ट्रॉय होंगे। तो आप कह सकते हो कि जो विटामिन ए, डी, ई एंड के है वो कुकिंग से एज सच डिस्ट्रॉय नहीं होते, लेट डिस्ट्रॉय होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं जो कि विटामिन बी और सी हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय हीटिंग और कुकिंग। और उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जब हमारी बॉडी से वाटर रिमूव हो रहा है, यूरिनेशन हो रही है, तो वो इजीली जो है वो उस वाटर के साथ साथ, उसमें ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तो जल्दी वो रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल तो नहीं है, वाटर रिमूव होता रहेगा लेकिन वो फैट सॉल्युबल कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर रह जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वाटर जो सॉल्युबल विटामिन है वो ईजिली जब बॉडी से रिमूव हो जाता है तो उनकी डेफिशिएंसी भी जल्दी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू फैट सॉल्युबल विटामिन। विटामिन ए के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो जितने भी लीफी वेजिटेबल्स हैं, स्पिनच, पालक है, गाजर है, कैरेट, उसके अलावा मैंगो है, कलेजी, लिवर, ठीक है, डिफरेंट आप एनिमल्स का खाते हो, फिश है, एग, मिल्क, बटर, ये सारे सोर्सेज आगे विटामिन ए के। अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी की बात करें, विटामिन ए की डेफिशिएंसी आगे हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो वो डिम लाइट में हम क्लियरली देख नहीं सकेंगे। तो एक और इससे डिज़ीज़ होती है
जिसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मीन वही वो डिम लाइट में क्लियरली हमें नज़र नहीं आता, तो उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। रात के टाइम भी जिस तरह वो हैं क्या कहते हैं उनको, बैट्स जो हैं वो नाइट ब्लाइंड होते हैं, नेचुरली नाइट ब्लाइंड, सॉरी वो नाइट ब्लाइंड नहीं होते, उनको तो रात को नज़र आता है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस ऐसी डिजीज़ है जिसमें रात को हम जो है वो क्लियरली हमें नज़र नहीं आता, ठीक है, और हम वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते चीज़ों के दरमियान में। तो अगर हम इस नाइट ब्लाइंडनेस को प्रॉपर्ली क्योर नहीं करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, तो उसकी वजह से जो है वो हमें परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। मींस कि हम नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर किस तरह कर सकते हैं कि हम विटामिन ए जो है वो लार्ज क्वांटिटी में खाएं, बैलेंस्ड क्वांटिटी में खाएं, ठीक है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक और अगर हम देखें विटामिन ए की डेफिशिएंसी के हवाले से, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं, हाँ, हमारे हेयर जहाँ से स्टार्ट होते हैं उनको हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं, वहाँ पे केराटिन बहुत ज़्यादा, केराटिन एक प्रोटीन है, तो वहाँ पे केराटिन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो केराटिन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो है वो खुश्की जिस तरह आपको हो जाती है, तो वो ड्राई टेक्सचर हो जाएगा स्किन का, और बाल टूटेंगे भी इससे ज़्यादा, और बाल अक्सर का वाइट भी हो जाते हैं। तो ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें, विटामिन सी जो है वो आजकल जो है वो कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली हाइप है, तो वो कहते हैं कि अपना इम्यून सिस्टम जो है वो अपना बूस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी डाइट खाएं, बैलेंस डाइट खाएं। तो जो विटामिन सी है, विटामिन सी बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स हैं आपके पास, ऑरेंजेस हैं, उसके अलावा और भी डिफरेंट ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लेमन्स, और बीफ लिवर जो आप की गोश्त का वो कलेजी आप खाते हो, ठीक है। तो वो ये सारे विटामिन सी की जो है वो सोर्सेज हैं। तो इस अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए विटामिन सी का खाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड भी हम इसको कहते हैं। बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हैं, उसमें विटामिन सी ज़रूरी होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। और उसके अलावा हमारी बॉडी में एक प्रोटीन है कोलेजन, ठीक है, जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है, फाइबर्स से मिलके बनी होती है, और हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कनेक्टिव टिश्यूज़ कौन से हमारी बॉडी में, बोन है, ब्लड है, एडिपोज टिश्यूज़ है, ये सारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो इनके साथ ये कोलेजन जो है वो इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इस कोलेजन को बनाने में इसका रोल प्ले करने, इसको अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म करने में विटामिन सी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। और ये कोलेजन एक तो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे जो वुंड्स हैं, हमें ज़ख्म हो जाता है उसकी हीलिंग में, उसको ठीक करने में भी इस कोलेजन का रोल होता है। विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी, जब ही मैंने आपको बताया कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स को अच्छे तरीके से काम करने में हेल्प करता है, और वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और विटामिन सी सोर्सेस की पहले भी मैंने बात की, सिट्रस फ्रूट्स से हमें ज़्यादातर मिलता है, ऑरेंजेस से, लेमन से, ग्रेप्स से, उसके अलावा लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनसे, बीफ लिवर कलेजी को कहते हैं, तो बीफ का लिवर अगर हम खाते हैं तो उससे भी जो है वो विटामिन सी हमें मिलता है। और अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी अगर कैल्शियम की हो जाती है, विटामिन सी की हो जाती है, तो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, ठीक है। और एक डिज़ीज़ है, मोस्ट कॉमन डिज़ीज़ है, जिसको हम स्कर्वी कहते हैं, ठीक है, ये भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और स्कर्वी क्या डिज़ीज़ है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो कोलेजन है ये प्रॉपर्ली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, और अब कोलेजन सिंथेसाइज नहीं होगा तो हमारे जो क्या कहते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में पेन होगा। उसके अलावा हमारे जो ये मसूड़े हैं, ठीक है, इससे खून भी आएगा, ये ब्लीडिंग गम, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स, तो वहाँ से जो है वो खून भी आएगा बहुत ज़्यादा। तो ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। वूंड्स, ऑब्वियसली ये वूंड हीलिंग में रोल प्ले कर रहा है, तो हमारे वूंड्स जो हैं वो जल्दी ठीक नहीं होंगे, स्लो वूंड हीलिंग होगी, और हमारी स्किन भी ड्राई होगी। तो स्कर्वी, ये बहुत ज़्यादा पास पेपर में जो है वो ये स्कर्वी का आता होता है क्वेश्चन के, व्हाट इज स्कर्वी। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसमें कोलेजन फाइबर जो है वो प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होते, हमारे मसल्स में, जॉइंट्स में पेन होता है, स्वॉलन एंड ब्लीडिंग गम्स भी इसमें इसमें जो है वो इसके सिम्टम्स में आ जाते हैं।
swollen और bleeding gums वही मसूड़ों से खून आना, हमारे वुंड्स जल्दी हील नहीं होते और हमारी स्किन भी ड्राई हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है कि इसके रोल की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और फास्फोरस जो मिनरल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं, ये इनकी रेगुलेशन में कि प्रॉपरली कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो हमारी बॉडी बोन्स के अंदर ये दोनों मिनरल्स बोन्स के अंदर डिपॉजिट हों और हमारे इंटेस्टाइन से भी इन दोनों मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी रोल प्ले कर रहा होता है। कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से और उसके अलावा इनकी डेपोजिशन कैल्शियम की, ऑब्वियसली कैल्शियम ने बोन्स के अंदर डिपॉजिट होना होता है ना, उसके अंदर वो डिपॉजिट का मतलब होता है कि बोन्स के साथ कि बोन्स के अंदर एब्जॉर्ब होना, तो बोन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन और इंटेस्टाइन से इन दोनों मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी रोल प्ले कर रहा होता है। विटामिन डी सोर्सेज की बात करें तो फ़िश लिवर ऑयल, फ़िश का जो लिवर है वहाँ से एक ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, तो उस ऑयल से उस ऑयल के अंदर विटामिन डी होता है, ये मिलता भी है विटामिन फ़िश लिवर ऑयल से। उसके अलावा मिल्क में होता है प्रेजेंट विटामिन डी, उस घी में, बटर में। उसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन डी, आप कहते हो कि धूप में बैठोगे तो आपको विटामिन डी हासिल होगा, तो वो किस तरह हासिल होता है? जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही होती हैं सन से, वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी में, ठीक है। तो वो इस तरह हमें धूप से भी विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो वो रिकेट्स कॉज कर देती है। रिकेट्स क्या होता है? जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं सोकड़ा हो जाना। मीन्स के आपके बोन्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं, आर्म्स लेग्स बिल्कुल वीक हो जाती हैं और बिल्कुल प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बो अंडर प्रेशर का मतलब है कि बिल्कुल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अक्सर जो है वो आपने देखा भी होगा कि अक्सर बच्चे ऐसे देखे होंगे बिल्कुल पतली पतली टांगी होती हैं, उनको मोस्टली विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। और विटामिन डी अगर हम एडल्ट्स में बात करें, चिल्ड्रंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उनको सोकड़ा हो जाएगा, जिसको रिकेट्स कहते हैं, ठीक है। और अगर हम एडल्ट्स की बात करें, मैच्योर इंडिविजुअल्स की बात करें, तो उनमें अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो ऑस्टोमलेशिया, उनकी बोन्स तो सही होंगी, साइज़ उनका सही होगा लेकिन सॉफ्ट हो जाएंगी, उनके अंदर बोन मैरो कम हो जाएगा, उनके अंदर डिफरेंट मिनरल्स की डेपोजिशन नहीं होगी, तो बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी। तो उनके लिए फ्रैक्चर होने का, या वो भी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकती, फ्रैक्चर जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टोमलेशिया। अब ये रिकेट्स में और ऑस्टोमलेशिया में डिफरेंस भी आता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया। तो रिकेट्स को क्या हम कहेंगे कि जब चिल्ड्रंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उनकी बोन्स जो है वो बिल्कुल वीक हो जाएंगी और प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो उसको हम कहेंगे रिकेट्स। और जस्ट डिफरेंस ये कि वो चिल्ड्रंस में होती है। और ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है कि बोन्स तो प्रॉपरली साइज उनका सही होता है लेकिन सॉफ्ट हो जाती हैं बोन्स और फ्रैक्चर का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। दैट्स इट।